दोस्तों अपने बात कर रहे थे प्रतिशतता यानी परसेंटेज की। इस टॉपिक पर अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे जो भाग 1 और भाग 2 में वीडियो में बताए गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करते हैं अपने आज के इस वीडियो के अंदर। तो अपने पहला क्वेश्चन लिया है, किसी संख्या को 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। पहली और दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर आपको पिछले वीडियो में जो बताए थे क्वेश्चन वो समझ में आए हुए हैं, इसका बेसिक नॉलेज आपको है, तो आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। कोई संख्या है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, पहला, दूसरा और तीसरा 3 भागों में उसको डिवाइड किया है। किस किस अनुपात में डिवाइड किया है? 4:3:5। 4, 3 और 5 के अनुपात में उस संख्या को डिवाइड कर दिया। आगे अपने से कहता है पहली और दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना होगा? 4 और 3 का योग होगा 7। तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तीसरी संख्या है अपनी 5। 7 5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 7 5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 7 5 से वास्तविकता में कितना अधिक है? 7 - 5 यानी 2 अधिक है। 2 5 का कितने प्रतिशत है? 7 है जो 5 से 2 नंबर अधिक है। 2 है वो 5 का कितने प्रतिशत है? इसका प्रतिशत निकालना है। जो प्रतिशत आएगा वो अपना आंसर होगा। 2 5 का कितने प्रतिशत है? 2/5 गुणा में 100। इसका अपने प्रतिशत निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास 40% आंसर। अपने इस तरीके से ना करके ये प्रथम विधि, द्वितीय विधि से अपने अगर करना चाहें तो सीधा लिख देंगे अपने 7/5। 7 5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 7/5 गुना में 100। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये आ जाएगा 140%। कितने प्रतिशत अधिक है? 100%। तो ये खुद है। अधिक कितना है 100 से? 40%। तो ये संख्या कितनी अधिक होगी? 40%। ये आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। कै का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। ख का वेतन ग के वेतन का 40% है। यदि कै ख और ग के वेतन का योग 7,680 रुपये है तो कै का वेतन बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 सदस्य हैं, कै, ख और ग। कै का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। ख का वेतन ग के वेतन का 40% है। सबसे पहले अपने मान लिया ग का वेतन है 100 रुपये। यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे। ग का वेतन अपने मान लिया 100 रुपये। ख का वेतन ग के वेतन का 40% है। ख का वेतन ग के वेतन का 40% है, यानी 100 का 40%। 100 का 40% होगा 40। अब क का वेतन कितना होगा? क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। अपने इसका 30% निकाल के 40 में जोड़ के फिर लिख सकते हैं। 40 का सीधा 130% कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा वैसे अपने कर सकते हैं। 40 का 130% करेंगे तो 40 इंटू में 130 बटा में 100, ये आ जाएगा 52। अगर आप ऐसे ना निकाल के 40 का पहले 30% निकालो, 40 गुना में 30 बटा में 100, तो ये आ जाएगा आपका 12, प्लस आप 40 करो तो ये भी आपका आ जाएगा 52। ये कै का वेतन आ गया 52।
कै का वेतन 52 कब होगा? जब गै का होगा 100, गै का 100 होगा तो कै का होगा 40, और कै का 40 होगा तो कै का 30% अधिक, यानी कै से 30% अधिक, ये हो जाएगा इसका 52। आगे क्वेश्चन में अपने से ये कहता है कि यदि कै, कै और गै तीनों के वेतन का योग, तीनों के वेतन का योग कितना होता है? 7,680 रुपये। तो कै का वेतन कितना होगा? अपने को कै का वेतन ज्ञात करना है, और अपने तीनों के वेतन का योग दे दिया अपने को 7,680 रुपये। ये टॉपिक चल रहा है अपना प्रतिशतता का। आगे अपने अनुपात समानुपात का जो टॉपिक चलेगा उसके अंदर भी ये जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन अनुपात समानुपात के अंदर भी बहुत ही आसानी से हल हो सकते हैं। अपने कैसे करेंगे? तीनों का योग दिया है, तो तीनों का अनुपात अपने को जो दिया है वो अनुपात है अपने पास 52, 40 और 100। इनका योग कितना होगा? इनका योग होगा 192। इन तीनों अनुपातों का योग कै, कै और गै का कुल योग हो गया 192, और इनकी जो वास्तविक जो इनकी आय है, वास्तविक जो वेतन है, उसका योग होगा 7,680, और इनके अनुपातों का योग आया है अपने पास 192। 192 को कितने से गुणा करें कि 7,680 आ जाए? 192 को कितने से गुणा करें कि 7,680 आ जाए? जीरो को भूल जाओ। 192 को 4 से गुणा करते हैं तो 768 आता है, तो अपने 4 और 0 40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,680। इसको 40 से गुणा किया है, तो अपने कै के अनुपात को भी 40 से अगर गुणा कर दें तो कै का वेतन आ जाएगा अपने पास। 52 को 40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2,080 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में अपने से ये पूछ ले कै का वेतन कितना है, तो कै के वेतन को भी अपने 40 से गुणा करेंगे, कै का वेतन आ जाएगा 1,600 रुपये। गै का वेतन अगर अपने से पूछ ले तो गै का जो अनुपात है 100, उसको गुणा करेंगे 40 से, तो ये इसका वेतन आ जाएगा 4,000 रुपये। ये अनुपात समानुपात के तरीके से भी अपने इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो क्वेश्चन को, आप प्रतिशतता के आधार पर ही जो बेसिक करवाया था उसी आधार पे भी अपने कर सकते हैं। उस आधार पे कैसे करेंगे, ये तो हो गई अपनी प्रथम विधि। अब द्वितीय विधि में अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अपने यहाँ तक तो कर लिया, कै, कै और गै तीनों का अनुपात आ गया, कै, कै और गै तीनों का अनुपात आया है। कै का आया है 52, कै का आया है 40, गै का आया है 100। तीनों के वेतन का योग 7,680 रुपये है, तो कै का वेतन अपने को ज्ञात करना है। अपने एक ही नियम से भी कर सकते हैं। तीनों के अनुपात का योग होगा 192। अपने को पूछा है कै का अनुपात है 52 रुपये। जब कुल इनके पास अगर 192 रुपये होते हैं तो 192 में से कै को कितने मिलते हैं? 52। अगर इसको 1 मिलेगा तो 52 के बटा में 192। अगर तीनों को कुल योग 7,680 रुपये मिलते हैं तब कै को कितना मिलेगा? आ गया 40। 40 को 52 से गुणा करेंगे, ये आ गया 2,080 रुपये कै का वेतन आ गया। ये आ गया कै का वेतन। अगर अपने को पूछे कै का वेतन तो 40 बटा में 192 गुणा में 7,680, तो कै का वेतन आ जाएगा। अगर अपने से गै का पूछे तो गै का अनुपात 100 बटा में 192 गुणा में 7,680 बराबर गै का कुल वेतन आ जाएगा। अपने रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, राम ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को तथा शेष का
10% अपनी पत्नी को दे दिया। यदि अब उसके पास 10,080 रुपये शेष हैं तो बताओ उसकी आय कितनी थी। अपने से पूछा इसने राम की कुल आय कितनी थी। राम की कुल आय कितनी थी, उसमें से उसने 20% बड़े पुत्र को दिया, शेष का 30% छोटे पुत्र को तथा शेष का 10% अपनी पत्नी को दिया। तो अपने क्वेश्चन को लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। माना राम की आय थी अपने एक आइडिया कर रहे हैं, मान लिया राम की आय थी 100 रुपये। उस 100 रुपये में से राम ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया। 100 का 20%, उसकी आय 100 रुपये थी, 100 का 20% आपको पता है दोस्तों, 100 का 20% आएगा 20। 20 रुपये उसने किसको दे दिए, अपने बड़े पुत्र को। अगर उसके पास कुल 100 रुपये होते हैं तो 20 रुपये दे दिए उसने बड़े पुत्र को। शेष का 30% छोटे पुत्र को। शेष का शब्द दिया है, शेष का, शेष कितना बचा, 100 थे, 100 में से 20 बड़े पुत्र को दे दिया, शेष कितने बचेंगे, 100 माइनस 20 यानी 80। अब 80 का 30% छोटे पुत्र को, 80 का 30% छोटे पुत्र को। 80 का 30% कितना होगा, 80 गुणा में 30 बटा में 100, ये आ जाएगा आपका 24। 24 रुपये उसमें से किसको दे दिए, छोटे पुत्र को। उसके पास थे 80 रुपये, 80 रुपये में से फिर उसने 24 रुपये दे दिए छोटे पुत्र को। अब उसके पास कितने रुपये बचे, 80 माइनस 24 यानी ये आ गया आपका 56। अपने रमाना था राम की आय कुल कितनी है, 100, 100 में से 20 रुपये उसने दे दिए बड़े पुत्र को। फिर जो शेष बचे 80 रुपये, 80 का 30% दिया उसने छोटे पुत्र को। तो अब उसके पास कितने बचे, 56। और फिर उसने क्या किया कि शेष का, जो शेष बचा 56 रुपये, उसका 10%, 56 का 10% अपनी पत्नी को दिया। तो 56 का 10% हटाएंगे बटा में 100, इसको अपने हल करेंगे, ये आ गया अपना 5 रुपये 60 पैसे, ये दे दिया अपनी पत्नी को। इतने देने के बाद में अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। अगर उसके पास कुल अमाउंट थी 100 रुपये, तो उसके पास लास्ट में बचे थे 56 रुपये, उसमें से उसने 5 रुपये 60 पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। तो अब उसके पास अमाउंट बची है 50 रुपये 40 पैसे। अब अपने इस क्वेश्चन को एक ही के नियम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसकी कुल आय पूछी है और जो चीज़ अपने से पूछते हैं वो हमेशा अपने आगे लिखते हैं। अगर उसके पास 50 रुपये 40 पैसे शेष बचते हैं तो कुल आमदनी कितनी है इसकी, 100 रुपये। अगर उसके पास ये अमाउंट शेष बचती है तब उसके पास कुल आमदनी कितनी थी, 100 रुपये जो अपने मानी थी। अगर 1 रुपया शेष बचता है तो बटा में 50.40। अगर उसके पास 10,080 रुपये शेष बचते हैं तो कुल आमदनी कितनी होगी, गुणा में 10,080। इसको अपने हल करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा अपना आंसर 20,000 रुपये। राम की कुल आय थी 20,000 रुपये, जिसमें से उसने 20% बड़े पुत्र को दिया, जो शेष बचा उसका 30% छोटे पुत्र को दिया। देने के बाद में फिर जो शेष बचता है उसका 10% अपनी पत्नी को देता है और उसके बाद में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 10,080 रुपये, जब उसकी कुल आमदनी होती है 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या के 90% और उसी संख्या के 83% के बीच 175 का अंतर है तो उस संख्या का 99% कितना होगा। वो संख्या अपने पास है नहीं, अपने को उस संख्या के 90% और 83% के बीच का अंतर अपने को बताया है 175। तो उस संख्या का 99% अपने को ज्ञात करना है। 90%
माइनस 83%। प्रतिशत का अंतर है 7, प्रतिशत का अंतर है 7, और जो वास्तविक मान आता है उसका अंतर है 175। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि 7% बराबर 175 है, क्योंकि 90% और 83% प्रतिशत में अंतर आ गया 7%, और वास्तविक जो वैल्यू आती है, वास्तविक जो मान आता है 90% का और 83% का, उनके बीच अंतर है 175, यानी 175 जो है वो उस संख्या का 7% है। तो उस संख्या का 99% कितना होगा? अपने को संख्या का 99% पूछ लिया। अगर अपने को वो संख्या पूछे तो वो पूरी संख्या हो जाएगी 100%। अपने को यहाँ पूछा है 99%, कैसे निकालेंगे? वो एक ही नियम से कर लेंगे दोस्तों। उस संख्या का 7% बराबर है 175। 7 है, प्रतिशत में अगर संख्या 7 है तो वास्तविक मान होगा 175। 175 बटा में 7, इसका 99% कितना होगा? उसको गुणा कर देंगे, 99 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 25। 25 को अपने 99 से गुणा करेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर आप जब चाहोगे अपने करेंगे क्वेश्चन है तो आप उसके अंदर सिखाएंगे गुणा करना। 25 को 99 से गुणा करना है। 25 को 99 से गुणा ना करके आप 25 को 100 से गुणा कर दो, जो बहुत ही ईजी है कि 25 को 100 से गुणा करना है। तो ये आपका आ जाएगा 25 का 25 और 2 जीरो सिर्फ आगे लगा दो, 2500। अब यहाँ पे 99 से गुणा करना है, यानी एक कम है, तो 25 को एक बार कम कर दो, इसमें से एक बार कम करेंगे 25 को, तो ये आपका आ जाएगा 2475। आपको कहीं भी 9 से गुणा करना हो, 99 से गुणा करना हो, या 999 से गुणा करना हो, या 9999 से गुणा करना हो, तो ये आसान सी ट्रिक हमेशा याद रखना कि उस संख्या को 100 से गुणा कर लें। 99 से गुणा करना है तो 99 की बजाय 100 से गुणा करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। 100 में सिर्फ 2 जीरो उसके आगे लगानी है उस संख्या के, तो वो आ गया 2500। अब इसको 99 से गुणा करना है, इधर 25 है, तो 25 को एक बार कम करके, यानी एक बार इसमें से कम कर लेंगे, 2500 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2475। उस संख्या का 99% कितना होगा? 2475। अगर अपने से पूछ ले वो संख्या क्या है, तो वो संख्या इसकी 100%, यानी वो संख्या हो जाएगी 2500। 99% पूछा है 2475। अगर ये अपने का कुछ भी उसको प्रतिशत पूछता तो अपने उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते और वो आंसर आ जाता। अपने करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? चावल का पहले मूल्य कुछ और था, उस मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। 25% की कमी होने पर जो खरीदार है वो 600 रुपये के जब चावल खरीदता है तो 10 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। पहले जितने खरीदता था उससे 10 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा? इसमें दो चीज़ें होती है दोस्तों। एक तो होता है प्राथमिक मूल्य। प्राथमिक मूल्य तो वो होगा जो रेट घटने से पहले का जो मूल्य था उसको अपने कहते हैं प्राथमिक मूल्य। अपने प्राथमिक मूल्य निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है इसके अंदर, क्या कि कमी बटा में 100 माइनस कमी। जो वृद्धि का फॉर्मूला लगाया था प्रतिशत के अंदर वो वाला सेम है यहाँ तक। कमी बटा में 100 माइनस कमी, इसको गुणा में कर देंगे, ऊपर लिखेंगे रुपए, बटा में लिखेंगे किलोग्राम। अब इसमें मान कैसे रखेंगे? कमी, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? चावल के मूल्य में कमी हुई है 25% की, बटा में 100 माइनस कमी, यानी 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 को गुणा करेंगे, रुपए बटा में किलोग्राम। रुपए, कितने रुपए में कितने किलोग्राम चावल अधिक आ सकते हैं? तो यहाँ पे रुपए बताएं अपने को 600 रुपए में कितने किलोग्राम चावल अधिक आ सकते हैं? 10। इसको अपने हल करेंगे तो 25 बटा में 75 गुणा में 600 बटा में 10।
इसको अपने हल करते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा 3, इसको डिवाइड किया तो, और एक शून्य से एक शून्य, 60 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। 20 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है दोस्तों, ये अपना है प्राथमिक मूल्य। जो रेट घटने से पहले का जो मूल्य था वो चावल का रेट क्या था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का रेट था। अपने से पूछा इसने घटा हुआ मूल्य कितना है। मूल्य घटा कितना, 25%। पहले मूल्य था 20%, अब घटने के बाद यानी 25%। अपने दोनों तरीकों से कर सकते हैं, 20 का 25% निकाल के फिर माइनस कर सकते हैं, या सीधा 20 का अपने 75% भी निकाल सकते हैं, तो इसका 25% कम हो जाएगा। तो ये आ गया अपना 3/4। इसको डिवाइड किया 5, 5 को 3 से गुणा किया, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये है चावल का घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य ये अपना आंसर है दोस्तों। और पहले जो अपना आया था 20 रुपये प्रति किलोग्राम, वो आया था अपना प्राथमिक मूल्य। प्राथमिक मूल्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कमी बटा में 100 माइनस कमी, गुणा में रुपये, कितने रुपए में कितने किलोग्राम, यानी 600 रुपये में 10 किलोग्राम दिया है तो रुपये की जगह लिखेंगे 600 और किलोग्राम की जगह लिखेंगे 10। इस समीकरण को अपने हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 20 रुपये प्रति किलोग्राम। प्राथमिक मूल्य चावल का रेट घटने से पहले का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और घटा हुआ मूल्य क्या होगा, 20 का अपने 75% निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, राम अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा बचत में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन को हल करने से पहले अच्छे से 2 बार पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद में हल करें। राम अपनी आय का 20% खर्च करता है। अपनी आय का 20% खर्च करता है। अपने को उसकी आय का कोई आइडिया नहीं है। अपने एक आइडिया ले लेते हैं कि माना राम की आय है 100 रुपये। माना राम की आय है 100 रुपये। 100 रुपये में से वो 20% खर्च कर देता है तथा शेष बचा लेता है। 100 में से 20% खर्च करता है, 100 का 20% यानी 20 होता है। अब 100 में से उसने 20 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचाएगा, 80 रुपये। ये उसकी बचत है, 80 रुपये बचाएगा। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, अपने पहले उसकी मानी थी आय थी 100 रुपये, अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। 100 का 30% 30 होता है, 100 का 30% आपको पता है 30 आएगा। पहले उसकी आय थी 100 रुपये, 100 रुपये में 30 रुपये और ऐड हो गए तो अब उसकी आय हो जाती है 130 रुपये। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इतना करने के बजाय सीधा 130 लिख सकते हैं कि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले उसकी आय थी 100 रुपये, 100 पर जब 30 की वृद्धि होगी तो वो सीधा 130 हो जाएगा। ये उसकी आय हो गई। तथा बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है। बचत कितनी थी, पहले बचत थी अपने निकाली थी बचत 80 रुपये, जब उसकी आय थी 100 रुपये। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी आय हो गई 130, और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20%, 20/100। इसको हल करें तो ये आ गया अपना 16 रुपये की वृद्धि होती है। तो अब कुल बचत अब कितनी करता है, पहले 80 रुपये करता था और 16 रुपये की उसमें वृद्धि हो गई तो अब कुल बचत करता है 96 रुपये की।
ठीक है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 100 कमाता था, तब 80 की बचत करता था। खर्च कितने करता था? पहले खर्च करता था 20 रुपये, और अब खर्च कितना करता है? अब कमाता है 130। अब खर्च कितना करता है? अब आमदनी तो है 130 रुपये, और कुल बचत कितनी करता है? 96 रुपये। तो अब खर्च कितना हुआ? 130 माइनस 96 यानी 34 रुपये खर्च करता है जब वो 130 रुपये कमाता है। तो अपने से ये पूछा है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले खर्च करता था 20, अब करता है 34। तो 20 पे 34 हो गया, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 34 माइनस 20, 34 माइनस 20, वृद्धि कितने रुपए की हुई? 14 रुपए की वृद्धि हुई। प्रतिशत अपने को पूछा है, तो 14 बटा में वृद्धि किस पे हुई है? इसके ऊपर, जो पहले वाला होगा। वृद्धि और कमी हमेशा जो पहले दिया होगा उसी के आधार पर होगी। पहले खर्च था 20 रुपये, अब हो गया 34 रुपये। वृद्धि कितनी हुई? 34 बटा में 20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70% उसके खर्च में वृद्धि हुई। खर्च में वृद्धि कितनी हुई? 70% आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं? किसी कॉलेज के अंदर लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं? 3:2 के अनुपात में हैं। यहाँ पे अपने को अनुपात में दे दिया 3:2, और आगे की जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है प्रतिशत में, 20% और 25%। तो क्यों ना अपने यहीं पे लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया हुआ है इसी को अपने प्रतिशत पे मान के चलें। प्रतिशत पे कैसे करेंगे इसको? आसान सा तरीका है। प्रतिशत यानी प्रतिशत का कुल मान होता है 100 पे। आपको पहले दिन वीडियो में बताया था, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रति प्लस शत, प्रत्येक 100 को आधार मानकर कोई चीज़ को अपने मानते हैं तो उसको अपने प्रतिशत में नापते हैं। लड़के और लड़कियां इनका अनुपात है 3:2, यानी कुल होगा इनका 5, और प्रतिशत कुल अपने लेते हैं 100 पे। 5 को कितने से गुणा करें 100 आ जाए? 20 से। इसको भी अपने अनुपात में लेंगे तो इसको भी 20 से गुणा कर दें, और इसको भी अपने 20 से गुणा कर दें, यानी ये तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा अपना 40। अगर अपने माने कि कुल 100 विद्यार्थी हैं तो 100 में से 40 लड़कियां हो जाएगी और लड़के होंगे 60, यानी 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं अगर कुल विद्यार्थी 100 हों। 100 के ऊपर अपने इनको प्रतिशत में निकाल लिया। क्यों निकाला है? क्योंकि अपना टॉपिक जो चल रहा है वो प्रतिशतता का टॉपिक चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो आंकड़े दिए हैं वो भी अपने को परसेंटेज में दिए हैं। 25% लड़कियाँ और 20% लड़के बालिग हैं। और पूछा अपने से ये है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। तो अपने पहले बालिग का प्रतिशत दिया है तो बालिग निकाल लेते हैं। बालिग कितने हैं? 100 पर लड़के कितने बालिग हैं? 20%, और लड़के अपने लिए हैं यहाँ पे 60। 3:2 में हैं तो 60 और 40 का अनुपात भी 3:2 का ही होगा। 20% लड़के बालिग हैं तो 60 का 20% कितना होगा? आप साइड में रफ में निकाल सकते हैं। 60 का 20% जब आप करने लगोगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। 60 का 20% निकालोगे तो ये आपका आएगा 12। 12 लड़के बालिग हैं।
लड़कियां कितनी बालिग है, लड़कियां कुल है 40, 40 का 25% यानी 25/100, तो ये आ जाएगी आपकी 10। 12 और 10 कुल बालिग विद्यार्थियों की संख्या हो गई 22। जब कुल विद्यार्थी कितने हैं 100, 100 पे बालिग कितने हैं, 100 पर बालिग विद्यार्थी हैं 22। अपने को पूछा है कितने विद्यार्थी बालिग नहीं हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं। अपने प्रतिशत पहले मान के चल रहे हैं, 100 पे लिया है तो अपने को प्रतिशत अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 100 पर 22 विद्यार्थी बालिग है, तो नाबालिग विद्यार्थी कितने होंगे, 100 माइनस 22 बराबर 78% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने 100 पे मान के चल रहे हैं तो 78 है। यहाँ पे आधार 100 लिया है तो अपने इसके साथ में प्रतिशत लगा सकते हैं। 78% विद्यार्थी नाबालिग होंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास मिश्रण का। प्रतिशतता के अंदर मिश्रण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मिश्रण के क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि 6 लीटर कोई भी मिश्रण दे दिया, इसमें दिया है नमक का घोल। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। अपने को कुल मात्रा दी है 6 लीटर की, इसमें 30% अपने को नमक दिया है। अब इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, 1 लीटर पानी वाष्पित करने के बाद में अब शेष घोल में जो नमक की प्रतिशत मात्रा अपने से जो बची है वो अपने से पूछी है। इसमें तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों। ऐसा मिश्रण का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये फॉर्मूला आप याद रखना कि शेष या कुल में अपने से प्रतिशत मात्रा अगर अपने से पूछते हैं, इसमें अपने से शेष में जो मिश्रण बचा है उसमें नमक की प्रतिशत मात्रा पूछी है, तो अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे शेष में प्रतिशत मात्रा। इसके लिए अपना फॉर्मूला होगा कि दी गई मात्रा अपने को जो कुल मिश्रण की जो मात्रा दी है वो उसके गुणा में लगाएंगे प्रतिशत। दी गई मात्रा गुणा में प्रतिशत, इसके बटा में लगाएंगे दी गई मात्रा प्लस और माइनस। यहाँ पे मैं दोनों चिन्ह लगा रहा हूँ। प्लस का मतलब अगर इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो प्लस करते हैं, अगर इसमें से कुछ भी निकालते हैं तो वो माइनस करेंगे। तो इसमें से वाष्पित किया है तो वाष्पित के लिए क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस, माइनस लगाएंगे। वाष्पित करना मतलब किसी चीज़ में से निकालना, पानी वाष्पित किया है मतलब कम किया है तो इसमें माइनस करेंगे। क्या, डाली या निकाली गई मात्रा। अगर मिश्रण के अंदर अपने डालते हैं तब तो अपने प्लस करेंगे, अगर मिश्रण में से अपने निकालते हैं कम करते हैं तो माइनस करेंगे। शेष जो मिश्रण होता है उसमें किसी भी एक वस्तु की अगर प्रतिशत मात्रा पूछें तो अपने इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, दी गई मात्रा गुणा में प्रतिशत बटा में दी गई मात्रा प्लस माइनस, अगर डालेंगे तो प्लस करेंगे, निकालेंगे तो माइनस करेंगे। दी गई मात्रा कितनी है अपने पास, 6 लीटर, गुणा में प्रतिशत, नमक का प्रतिशत कितना है 30%। दी गई मात्रा 6 लीटर थी, माइनस डाली या निकाली गई मात्रा, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है तो 1 लीटर मात्रा निकाल ली इसमें से। इसको हल करेंगे 6 गुणा में 30 बटा में 5, ये आ गया अपना 36%। मिश्रण में अपने से पूछा है नमक कितना है, तो मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी होगी 36%। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो मिश्रण से संबंधित सारे क्वेश्चन अपने इस एक फॉर्मूले से हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में
20% की कमी हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिनेमा हॉल की टिकट दर है, उसमें 20% की छूट दे दी, 20% की कमी कर दी। 20% की कमी होने के कारण स्वाभाविक सी बात है कि दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी। वृद्धि हुई 30%। तो सिनेमा हॉल की जो कुल आय थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ वो अपने से पूछा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों जिसमें पहले कमी देकर बाद में वृद्धि दे दे और कुल अपने से परिवर्तन पूछ लें, या पहले वृद्धि देकर बाद में कमी पूछ ले और फिर जो टोटल जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसमें अपने से परिवर्तन पूछ लें, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लेना आप। वो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा। 100 प्लस माइनस प्लस और माइनस ए, इसको ब्रैकेट बंद कर देना, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू करना, फिर 100 प्लस माइनस बी, यहाँ पे ए लिखा है यहाँ पे बी लिखा है, उसको भाग दे देंगे, इसके बटा में लगा देंगे 100। अब ए और बी क्या है? ए और बी वो दोनों संख्याएं हैं जो कमी होती है या वृद्धि होती है। जैसे इस क्वेश्चन में सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी होती है, तो पहली संख्या अपने को दी है कमी होती है 20%, तो ये हो गया अपना ए बराबर हो गया 20%। उसके आगे दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बी बराबर है 30%, ये प्लस होगा। दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि को प्लस से दर्शाएंगे, कमी होती है कमी को अपने माइनस से शो करेंगे। प्लस माइनस दोनों चिन्ह किस लिए लगाए हैं साथ में? आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्लस का मतलब वृद्धि होगी तो प्लस करके लिखेंगे, 100 प्लस कर देंगे, अगर कमी होती है तो 100 माइनस कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस माइनस ए गुणा में 100 प्लस माइनस बी बटा में 100। ए बराबर का क्या होगा? -20 और बी बराबर प्लस का 30। फॉर्मूले में अपने इसका मान रखेंगे, तो 100 ए की जगह है 20, कमी हुई है तो माइनस करेंगे 20, फिर ब्रैकेट शुरू, 100 30% की वृद्धि हुई है, बी बराबर प्लस 30 है तो यहाँ पे प्लस 30 करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। इस समीकरण को अपने हल करेंगे, 100 माइनस 20 यानी 80 गुणा में 100 प्लस 30 यानी 130। 100 इसको अपने हल करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा अपना 104। पहले अपना जो बेसिक था वो था 100, अब बढ़ करके हो गया 104, 100 से बढ़कर हो गया 104। तो कुल आय में कितना परिवर्तन होगा? 400 से बढ़कर 104 हुआ है, तो कुल आय में 4% की वृद्धि हुई है। ये आ जाएगा अपना आंसर।